शुरू करेंगे आज, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 ऑन फ्रिक्शन। आज का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, सबसे पहले तो फ्रिक्शन को समझना कि फ्रिक्शन क्या आपको बताता है, कैसे अप्लाई होता है दो बॉडीज के बीच में, जिसमें सब टॉपिक्स आपके रहेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में डिफरेंशिएशन रहेगा, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे, एंगल ऑफ रिपोज आज हम डिस्कस करेंगे, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। अब एक बात समझिए कि फ्रिक्शन ऐसे अकेला टॉपिक में नहीं आता पेपर में। फ्रिक्शन कैसे आएगा? फ्रिक्शन आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ कंबाइन करके दे देंगे, रोटेशनल मोशन के साथ कंबाइन करके दे देंगे, वर्क एनर्जी पावर के साथ कंबाइन करके देंगे, ठीक है। सो फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो इंक्लूड होता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया आज हम क्या करने वाले हैं? थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो बेटा। ओके, आ जाइए फिर। सो फटाफट से टेल मी कि हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे? आदित्य, यस आदित्य, याद नहीं, भूल गए ना, रिवाइज नहीं करके आते? तनिषा, टॉपिक्स विच वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, प्लीज बताइए। हरिणी, अच्छा चलो मैं बताती हूँ। इम्पल्स डिस्कस हुआ था, यस और नो कीजिए। ओके, बोलना भी नहीं है, इतना लेजी हो गए तुम लोग। यस, इम्पल्स हमने डिस्कस किया था। हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कस किया था। इनसे रिलेटेड हमने जेई के कुछ सवाल भी किए थे, और कॉन्स्ट्रेंट मोशन हमने डिस्कस किया था, राइट? यस मैम। कॉन्स्ट्रेंट मोशन, एंड इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस्ड इन क्लास, तो जिसमें आपके जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। सो आज का जो फोकस है वो फ्रिक्शन पे है। सो फ्रिक्शन से आप लोग क्या समझते हैं इन जनरल? लिटरल मीनिंग भी आपको फ्रिक्शन का क्या समझ में आता है? अपोजिशन, यस और नो? अपोजिशन। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो एक ब्लॉक है ए, ठीक है, और एक ब्लॉक है आपके पास बी, और ये किसी सरफेस पे रखे हैं, ओके। आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो अब मुझे बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां कहां लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स कहां कहां लगेगा? क्या सिर्फ ब्लॉक ए पे लगेगा, या ब्लॉक बी पे लगेगा, अपवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, कहां लगेगा? ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी पे लगेगा। एक हमारे पास आंसर आया ब्लॉक बी पे। अब ध्यान से सुनो, जब आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, सो बी को ए क्या लगे? बी को ए अपीयर होगा कि पीछे छूट रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर यहां लगेगा, ए पे, ड्यू टू बी, ठीक है। जब आपके पास बी आगे जा रहा है तो ए को लगेगा, आगे जा रहा है वो उसके मोशन को अपोज करता है, तो यहां पर आपके पास क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है, तो अगर ये फोर्स से आगे जा रहा है तो यहां पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑन बी ड्यू टू सरफेस, ठीक है। और एक इस पे इधर भी लगेगा ऑन बी ड्यू टू, जैसे यहां पर आपके पास लग रहा है सरफेस पे ड्यू टू बी, जो नीचे आप लिखेंगे वो आपके पास क्या आएगा? सरफेस पे ड्यू टू बी, और एक बी पे लगेगा ड्यू टू सरफेस, ठीक है। ये हमेशा फ्रिक्शन फोर्स पेयर में आता है। फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन से देखेंगे, यस इट इज अपोजिशन टू द मोशन, बट एग्जैक्ट अगर आप बोलेंगे इट इज अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। जैसे ए अगर बी के ऊपर मूव करना चाह रही है, या बी ए के साथ स्लाइड कर रहा है, वहां टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, तो वहां दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सिमिलरली ये सरफेस के ऊपर बी ब्लॉक अगर आगे जाना चाह रहा है, तो सरफेस और बी के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो वहां पर अपोजिशन है। ये फोर्सेस वापस उसको उसी पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं ना,
एक आगे लेके जा रहा है, एक बी पे पीछे लगा रहा है, तो बेसिकली वो उसी जगह पर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट जहां है वहां, और कैसे लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है। when one body slides or tends to do so on the surface of another body, friction does not oppose motion, it opposes relative motion between the two bodies. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या होता है बताइए? स्टैटिक एंड Kinetic. काइनेटिक। सो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक कब लगता है? when there is no relative motion between surfaces in contact, वहां कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और यू कैन से देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब इसका क्या मतलब है? टेंडेंसी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई फोर्स लगाया है, ये मेरे पास एक बुक है, इस पे मैंने ब्लॉक रख दिया, अब इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, बट मेरा फोर्स की वैल्यू इतनी नहीं है कि इसका मोशन क्रिएट कर दिया, मेरे लगाए गए फोर्स को एक फोर्स अपोज कर रहा है, अदरवाइज तो ये चल पड़ता। वो आपके पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंडेंसी जरूर है कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये मूव करना चाह रहा है उस डायरेक्शन में, बट इसको अपोजिशन मिल रहा है एक फ्रिक्शन से, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। अभी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज relative motion between surfaces in contact, surfaces in contact, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वही सेम बुक लेती हूँ मैं, मैंने एक फोर्स लगाया, ये मूव कर गया, तो ये सरफेस इन कांटेक्ट जो है एक बुक का और एक इसका बेस, इनके बीच में क्या हो गया? रिलेटिव मोशन हो गया। इसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैटिक को हम एफ एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहला तो हमने पढ़ ही लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब रिलेटिव मोशन है, when there is relative motion between the surfaces in contact. सेकेंड, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। जो एफ के की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। रिलेटिव मोशन जो है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उनकी स्पीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक बार रिलेटिव मोशन हो गया तो आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। थर्ड, जो एफ के की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आप एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू के इंटू में एन। व्हाट इज म्यू के? कोफिशिएंट ऑफ Normal reaction. काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो वैल्यू है म्यू के की, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। लगता कैसे है ये? टेंजेंशियली टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब 3 क्वेश्चन हम करेंगे। हमारी अजम्पशन ये है कि मोशन हो रहा है। अजम्पशन क्या है? मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस है। यहाँ जो सर्फेसेस इन कांटेक्ट है वहां रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो पहला सवाल आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। दूसरा सवाल एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको म्यू के की वैल्यू गिवन है। तो पहला मैं करके दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहली बात, आप ये अप्लाइड फोर्स है जो 10 न्यूटन है, दिस इज अप्लाइड फोर्स। एफ के निकालना है। एफ के की वैल्यू क्या है? म्यू के इंटू में एन। म्यू के की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस केस में? अगर इस बॉडी पे देखें, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है और जो ये सरफेस इन कांटेक्ट है ये इसके ऊपर पलट के एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। 4 kg पे जो ब्लॉक फोर्स लग रहे हैं हमको वो देखने हैं। ये ब्लॉक सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगाता है लेकिन उसको नहीं लेना, जो ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सो एन की वैल्यू क्या है? 4g यानी 40, यहाँ पे आ जाएगा 40।
तो ये आपके पास आएगा 8 न्यूटन। सो 8 कहाँ लगेगा इस ब्लॉक पे, इधर, ठीक है, कि ये आगे जा रहा है तो सरफेस इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, अपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो अगर आप इसका एफबीडी देखें तो आगे की तरफ 10 लग रहा है और पीछे की तरफ 8 लग रहा है। सो 10 माइनस में 8 दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट बाय में एम। ठीक है, तो 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2, 2 बाय में 4 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये हो गया 1 बाय में 2। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। चलो Yes, नेक्स्ट फिर आप मेरे को करके दिखाओ। अभी तो मैंने सिंपल फर्स्ट वाले में सिंपली ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा रखा था फोर्स। अगर किसी एंगल पे लगा दिया तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एफ के की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। आपके पास 2 मिनट है, इसको सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए बेटा। यस, मास गिवन नहीं है, 4 kg ले लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 30 न्यूटन। सभी की 30 आई है, किसी की 40 तो नहीं आई? यस दिया, वैल्यू क्या आई है बेटा नॉर्मल रिएक्शन की? मैम 30। 30, यस। सो फर्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमेशा वेट के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो पहले सारे कंपोनेंट्स कर लीजिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या है। तो एक आपके पास इधर आएगा 10√2 cos 45 डिग्री। एक आपके पास आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हैं ये आएगा 10 और इधर भी आपके पास क्या आ रहा है 10। ठीक है, अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर क्या लग रहा है आपके पास, एक तो 10 लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, और एक इसका वेट नीचे लग रहा है 4g। तो n प्लस में 10 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। सो ये आपने बिल्कुल सही निकाला। एफ के की वैल्यू कितनी आई है, 9 न्यूटन। यस, म्यू के इंटू में एन, म्यू के की वैल्यू 0.3, एन की वैल्यू 30, तो ये आ गया 9 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है, कितना है, 1/4। 1/4, 0.25। सो अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था तीनों क्वेश्चन में अजम्पशन है कि मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन है। सो ये आएगा आपके पास 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय में 4, यानी 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। इसमें बताइए नॉर्मल रिएक्शन एफ कैन फाइंड एक्सेलरेशन। आंसर्स अगर निकल गए हैं तो कमेंट कर दो या बता दो। आदित्य, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आंसर्स आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं? यस मैम।
60 न्यूटन। यस, नॉर्मल रिएक्शन आ गया हमारे पास 60 न्यूटन। तो सबसे पहले देखिए इस पे फोर्सेस जब भी आपको निकालने हैं तो जब ऐसी डायरेक्शन में लगाया, कैसे भी डायरेक्शन में लगाया, कंपोनेंट करके एक्स वाई में ब्रेक कर लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसमें कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 45 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री, इसकी वैल्यू है 20√2। इधर कितना आएगा 20√2 कॉस 45 डिग्री। नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 20√2 साइन 45 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो 20 साइन 45 इज 1/√2, √2 से √2 कैंसिल। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये भी 20 आ गया। अगर इसका एफबीडी बनाए, आगे लग रहा है 20, नीचे लग रहा है इसका वेट 4g, यानी एक फोर्स लग रहा है आपके पास 20, ठीक है। एक लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और मोशन जिधर है एक ही फोर्स है 20 न्यूटन जो आगे लेके जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा अपोजिट इधर एफ के, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हो गया। सो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो 20 प्लस में 4g यानी कि हो जाएगा 60। एफ के की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी म्यू के इंटू में एन 0.3 इंटू में 60, कितना हो गया ये 1.8। Yes, ma'am. 18, ठीक है, पॉइंट है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आगे की तरफ फोर्स 20, पीछे की तरफ 18 डिवाइडेड बाय में मास यानी कि 4, 20 माइनस 18 यानी 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 जा, ये आ जाएगा आपके 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये बेसिक क्वेश्चंस थे फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट फ्रिक्शन पे चलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में पहला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव मोशन होता है क्या, दो सरफेसेस इन कांटेक्ट जो हैं, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, मान लो एक ये है एक ये है, इस पे आपने फोर्स लगाया, तो क्या यहाँ रिलेटिव मोशन होगा इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? No, ma'am. यस, फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। सेकंड पॉइंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है वेरिएबल होती है? व्हाट डू यू थिंक, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है वेरिएबल? आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। Variable. वेरिएबल, वेरी गुड। इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसको भी नहीं आइडिया है। मान लो ये ही मेरे पास बुक है और ये ब्लॉक है, मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने एक फोर्स लगाया थोड़ा सा, तो ये मूव नहीं किया। मेरा लगाया गया फोर्स को कोई तो अपोज कर रहा है ना, लगाया गया फोर्स कहाँ गया, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर जब रिलेटिव मोशन नहीं ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंडेंसी किधर है इसके मोशन की, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ठीक है। जैसे इस ब्लॉक पे जो लगेगा वो पीछे की तरफ लग रहा है। मैंने और फोर्स लगाया, अब भी नहीं हिला, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसने अपनी वैल्यू एडजस्ट करके और बढ़ा ली, ठीक है। मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया, उसने अपनी वैल्यू और बढ़ा ली, बट वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही बढ़ा पाता है, जिसको आप बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग, ठीक है। जब आप एफ लिमिटिंग के बराबर फोर्स लगा देंगे ना, तो इट इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन। जैसे ही आप एफ लिमिटिंग से वैल्यू ज्यादा कर देंगे अपने फोर्स की, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, अब वो नहीं बचा सकता, वो नहीं झेल सकता इस फोर्स को, सो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन हो गया, फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यस, इसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, ये अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, बट ये एडजस्टमेंट कहीं तक हो सकती है, वो वैल्यू है एफ लिमिटिंग तक। सो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आपके पास रहेगी एफ लिमिटिंग से 0 के बीच में। मान लीजिए कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आएगा, 0, ठीक है। आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा बढ़ा लेगा बढ़ा लेगा, कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि आपने एफ लिमिटिंग के बराबर फोर्स नहीं कर दिया, उसके बाद ये नहीं बचा सकता और फिर रिलेटिव मोशन हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड एक फॉर्मूला होता है एफ लिमिटिंग को लेके, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो हमेशा याद रखें ये जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लास्ट डायरेक्शन क्या रहेगी, अगेन टेंजेंशियली, टेंजेंशियली along surfaces in contact,
ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। 4 kg का ब्लॉक है, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, म्यूएस की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, सो अभी ना देख के नहीं पता लगता कि वो मोशन में है या नहीं मोशन में है। जैसे पिछले 3 क्वेश्चन में मैंने बोल दिया आपको कि वो मोशन में, तो आपने लगा लिया सीधा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। बट कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको फोर्स को देख के समझ में आ जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लग रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे एफ लिमिटिंग। फाइंड एफ लिमिटिंग फर्स्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि एक ही फोर्स है। अगर ये एफबीडी बनाए तो नीचे लग रहा है 4G, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। यानी पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर 8 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन आपने आगे की तरफ लगाया। अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो एफ लिमिटिंग अगर 8 न्यूटन लगा दिया और आगे 6 है, तो इसका तो मोशन हो जाना चाहिए था ना पीछे की तरफ, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर जब आपने एफ लिमिटिंग से वैल्यू कम लगाई है, मान लीजिए आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया दैट इज लेस देन एफ लिमिटिंग, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एफ अप्लाइड के बराबर हो जाती है। अगर एफ अप्लाइड ज्यादा होता है एफ लिमिटिंग से, सो आपके पास क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है म्यू के इनटू में एन। अगर बराबर होती है देन इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन। सो इस पर्टिकुलर केस में 8 न्यूटन आपके पास एफ लिमिटिंग है, दैट इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, तो कोई मोशन होगा ही नहीं। बॉडी किस में है, रेस्ट पे है। इन दिस केस आपके पास क्या है, ये वाला अप्लाइड फोर्स क्या है आपके पास 6 न्यूटन। यस, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या है 8 न्यूटन। सो अप्लाइड फोर्स आपके पास कम है ना, यस यही वाला है। ये पर्टिकुलर केस में यस मैम। एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ लिमिटिंग, सो मोशन नहीं होगा। बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, जितना भी फोर्स अप्लाई किया गया है, कितना अप्लाई किया गया है 6 न्यूटन। सो यहाँ पर आपके पास एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0। क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, नहीं समझ में आ रहा देख के कि स्टैटिक है कि काइनेटिक। सो फर्स्ट फाइंड आउट एफ लिमिटिंग, देन कंपेयर इट विद एफ अप्लाइड, और बताइए मुझे ये मोशन होगा या नहीं होगा। मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, वैल्यू क्या होगी, होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा और वैल्यू क्या होगी। अब आपको म्यू एस भी दे रखा है और म्यू के भी दे रखा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में आप कोफिशिएंट्स यूज करते हैं, कई बार क्या होता है कि दो वैल्यूज आपको गिवन होती है। मान लीजिए एफ के की भी गिवन है और आपके म्यू के की भी गिवन है और म्यू एस की भी गिवन है। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पुट कर देंगे। जैसे म्यू एस अगर आपको चाहिए म्यू एस की पुट कर दी, म्यू के आपको चाहिए म्यू के की पुट कर दी। बट कई बार क्या होता है एक ही वैल्यू गिवन होती है, फिर आपके पास चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, वही वैल्यू आपको यूज करनी होती है। सिंगल वैल्यू 90% केसेस में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, उस केस में आपको वही वैल्यू यूज करनी है, चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें क्या एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ रही है। एफ लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस इंटू एन करके निकालेंगे। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 40, 24 न्यूटन। 18 न्यूटन आ गया। यस मैम। यस मैम। पक्का, मैम 24 न्यूटन। यस 24 न्यूटन। ठीक है, तो हमेशा चेक किया करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ढूंढने का भी आपको आदत होना चाहिए। तो यहाँ आएगा 24 न्यूटन। सो आपके पास एफ लिमिटिंग है 24 न्यूटन। एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड, तो मोशन होगा क्या, नो मैम। यस नो मैम। मोशन, नो रिलेटिव मोशन। और कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड कितना है 20। 20। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। 0। नेक्स्ट करके दिखाओ फिर। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 2 kg ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन लग रहा है, कीजिए जरा सॉल्व।
एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ रही है? मैम 12 म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.6। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 20। यस, 12 न्यूटन। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स आपके पास क्या है? 20 न्यूटन। 20 यस, एफ अप्लाइड ज्यादा हो गया एफ लिमिटिंग से। अब इस केस में बताइए मोशन होगा क्या? यस मैम Yes, Yes. ma'am. यस मैम Yes, होगा ma'am. बिल्कुल, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। और रिलेटिव मोशन हो गया तो फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा? काइनेटिक काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू आपको गिवन है 0.4। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। 8. अब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है कौन सा लग रहा है? 8 न्यूटन। तो यानी कि 20 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय में 2, दैट इज एक्सेलरेशन। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 20 माइनस 8, 12 बाय में 2, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यस मैम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। अभी आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ही देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से भी कम है, राइट? एक बार मोशन हो जाता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसको समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है होते हैं, मान लो एक ये सरफेस हो गया, मैं थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाके आपको बता रही हूँ। ये दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, यहाँ पर क्या है? इररेगुलरिटीज है। यही इररेगुलरिटीज रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन के लिए। अपोजिशन हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर लॉकिंग होती है इररेगुलरिटीज में। ठीक है, सो आपको मोशन स्टार्ट करना है, तो एक्चुअली में जब तक ये लॉकिंग नहीं टूटेंगी तो मोशन नहीं स्टार्ट होगा। तब आपके पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। आप फोर्स लगाओगे, पलट के और फोर्स लगता है। आप फोर्स लगा रहे हो, पलट के और फोर्स लग रहा है। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसके और किसके बीच में बनाऊं? फ्रिक्शन में और And एफ अप्लाइड में, जो आप फोर्स लगा रहे हैं। तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही फोर्स पलट के पीछे लग रहा है। ये वाली कहानी किसकी हो जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। आप लगा रहे हो, उतना ही सेम डिट्टो आपके पास उधर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये टॉप पॉइंट मान लो यहां पहुंच गया, आपने अप्लाई फोर्स किया, यहां पर आपके पास आ गया एफ लिमिटिंग। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही इररेगुलरिटीज ब्रेक हो जाती हैं तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। उसके बाद तो वेलोसिटीज पे भी डिपेंड नहीं करता कि क्या आपके पास ऑब्जेक्ट के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, एफ लिमिटिंग से भी कम आती है। सो आपके पास कैसा ग्राफ बनता है? समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया सबको? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक फोर्स पलट के पीछे लग रहा है, मोशन नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। जैसे ही इरेगुलरिटीज टूटती हैं, क्या हो गया? मोशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मोशन स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज का मोशन अगर स्टार्ट करना है, दैट इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू मेंटेन अ मोशन। एक बार वो लॉकिंग्स बाहर आ गई, फिर तो आप उसको खींच लेंगे। बस एक बार उस इरेगुलरिटी में जो लॉकिंग्स हैं उनको तोड़ना जरूरी होता है। समझ में आया? yes, ma'am. आ जाओ फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। एक ब्लॉक है जिसको कि 40 न्यूटन का दबाव देकर ऐसे वॉल के ऊपर आपने चिपका रखा है। ठीक है, आपको म्यू एस दे दिया, म्यू के दे दिया, तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ये चेक कीजिए। अप्लाइड फोर्स क्या होगा वो चेक कीजिए। एफ लिमिटिंग देखिए और एक्सेलरेशन निकालिए, ट्राई कीजिए। इसमें अप्लाइड फोर्स क्या बनेगा पहले तो ये बताओ, क्या 40 न्यूटन बनेगा या कुछ और बनेगा? एफबीडी बनाओ इसका पहले तो। फ्रिक्शन कहाँ आता है? सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, वहां टेंजेंशियली आता है। वॉल के अंदर तो ब्लॉक घुस नहीं सकता, ब्लॉक नीचे खिसक सकता है। रिलेटिव मोशन होने की संभावना उसके वेट की वजह से कहाँ है? नीचे।
ठीक है, तो यही आपको देखना है। सबसे पहले सरफेसेस इन कांटेक्ट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसका अगर एफबीडी बनाए तो इस पे एक 40 न्यूटन लग रहा है, ये आपके पास क्या लग रहा है, 40 न्यूटन। ठीक है, वॉल पलट के एक फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। आपने उस पे फोर्स लगाया, उसने पलट के एक फोर्स लगाया, और ये ब्लॉक वॉल पे भी लगा रहा है, बट हमको फोर्स कौन से चाहिए, जो ब्लॉक पे लग रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। अब एक फोर्स इस पे नीचे भी लग रहा है, 1 में जी। ठीक है, जो कि इसको नीचे की तरफ खिसकाएगा। अगर ये इसकी वैल्यू अच्छी खासी है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर पलट के लगेगा, इधर लगेगा। ये हमको चेक करना है कि कौन सा फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले तो आप एफ लिमिटिंग निकाल लो। एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0.3। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 40 के बराबर होगा, क्योंकि ब्लॉक का इस ऐसे हॉरिजॉन्टली कोई मोशन नहीं होगा। So, 40 के बराबर हो गया, कितना हो गया, 12। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ अप्लाइड क्या है जो उसको मूव करेगा, दैट इज 1 × G, 10 न्यूटन। अब आपका अप्लाइड फोर्स छोटा है बड़ा है, छोटा है, एफ लिमिटिंग से। इस केस में नो रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन नहीं है तो फोर्स कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक। वैल्यू किसके बराबर होती है इसकी, एफ अप्लाइड के ही बराबर होती है। अब अप्लाइड कितना है, 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा। समझ में आया। यस मैम। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक डेफिनेशन और देख लीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। दो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं आपके पास, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लग रहा है, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस इन कांटेक्ट के टेंजेंशियल लग रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको आप क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट इज कॉल्ड रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। सो व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन, उस पर्टिकुलर केस में ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ लिमिटिंग। और इस ट्राइंगल को हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो ये एफ लिमिटिंग को हम यहाँ पुट कर देते हैं, और ये एंगल आपके पास ले लिया थीटा, व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन। तो यहाँ पर फिर हम टेंजेंट थीटा निकाल देते हैं, एफ लिमिटिंग बाय में एन। यहाँ पर देखिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ लिमिटिंग पी बाय बी बाय एन। और एफ लिमिटिंग की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू एस इंटू में एन डिवाइडेड बाय एन, से एन कैंसिल। सो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। So this theta is called angle of friction when body is just about to start motion। तो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बनती है, म्यू एस। और ये थीटा किसके साथ होता है एंगल, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ, व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन। क्लियर है सभी को, समझ में आया। यस मैम। चलो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एंड इसमें आपके पास एक टर्म आता है एंगल ऑफ रिपोज। अब इंक्लाइन प्लेन की अगर बात करें, मान लो यही मेरे पास बुक है, मैंने इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, मैंने क्या किया, इसको एंगल पे उठाना शुरू कर दिया, अभी भी नहीं मूव कर रहा, अभी भी नहीं मूव कर रहा, अभी भी नहीं मूव कर रहा, और अब मूव कर गया। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आके मूव किया ना, तो वो एंगल जिसपे ये बॉडी जस्ट मोशन शुरू करने वाली हो, या वो एंगल जिसके ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल जब तक ये बॉडी रेस्ट पे है। दो तरीके हैं डिफाइन करने के, कि वो मैक्सिमम एंगल जब तक वो बॉडी रेस्ट पे है और इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, वो एंगल आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। सो इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, इसके ऊपर मान लीजिए मैंने रख दिया ब्लॉक एम। अब इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस देखते हैं, एक लगेगा आपके पास ऐसे एम जी, और एम जी के ही हम दो कंपोनेंट कर लेंगे। इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और नीचे की तरफ आएगा एम जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ क्या आता है, फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा इसके ऊपर, ऊपर। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लेन पे मोशन कराने के लिए, एम जी साइन थीटा। और अपोजिशन कौन सा फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है।
सो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आ रहा है आपके पास mg cos थीटा और एक आ रहा है mg sin थीटा। जैसे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मैं लू f लिमिटिंग दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू में n, और यू कैन से म्यू एस इंटू में mg cos थीटा, और f अप्लाइड की अगर मैं वैल्यू लूं दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, जो उसको नीचे की तरफ मूव कराएगा। इनिशियली जो एंगल है थीटा दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। सो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा भी छोटा होता है, और कॉस थीटा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कॉस 0 इज 1। तो जो अपोजिशन वाला फोर्स था वो ज्यादा था इनिशियली, जब आपने थोड़ा सा उसको एंगल पे उठाया, आप उठाते जाए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास mg साइन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू एस mg कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहां से आपके पास mg से mg कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। हेयर थीटा is called theta r. Theta is equal to क्या, theta r, angle of repose. This is called, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tangent theta r equals to mu s. It is the maximum value of theta up to which body is at rest or about to start motion. इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब ऐसा फॉर्मूला आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी आया था ना, बट दैट इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट थीटा आर इक्वल्स टू म्यू एस, थीटा यहाँ पर है क्या, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और जो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था उसमें थीटा क्या था, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल क्या बनता है। फॉर्मूला सेम जरूर आ रहा है बट थीटा डिफरेंट है, वहां थीटा कुछ और है, यहाँ थीटा थीटा आर है, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसके क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर जो एंगल है वो आपके पास लेस देन थीटा आर है, सो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक में वैल्यू क्या होती है, एफ एस की वैल्यू एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड यहाँ पर क्या है आपके पास, एम जी साइन थीटा, जो भी निकलेगा वो हम पुट कर देंगे एफ एस के बराबर हो गया। सेकेंड, अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू थीटा आर ले लो, उस केस में क्या है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन। इस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग वैल्यू रखता है, एफ लिमिटिंग लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस इनटू में एन। थर्ड केस, अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है सो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो आपके पास एफ के आ जाएगा, एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इनटू में एन। और एक्सेलरेशन भी आपको निकालना हो तो आपके पास क्या आएगा, एफ अप्लाइड, यानी नीचे जो जा रहा था माइनस में एफ के डिवाइडेड बाय में एन। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक फिगर बना के दे रही हूँ, 30 डिग्री ब्लॉक है एम, सो एंगल ऑफ रिपोज आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो तुरंत कंपेयर करके बताओ आपके पास थीटा लेस देन है, ग्रेटर है, इक्वल है, थीटा इज लेस देन थीटा आर। इस पर्टिकुलर केस में नो रिलेटिव मोशन, तो बॉडी आपके पास कैसे हो गई, रेस्ट पे हो जाएगी। बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, स्टैटिक, और स्टैटिक की वैल्यू क्या होती है, एफ अप्लाइड के बराबर होती है। अब एफ अप्लाइड जो उसको मोशन में लेके आ रहा है वो कौन सा होता है, जो इसके ऊपर इधर लगेगा, एम जी साइन 30। ठीक है, नीचे आपके पास क्या लग रहा है, ऐसे एम जी कॉस 30, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सो आपके पास इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी साइन 30 डिग्री। जो भी वैल्यू गिवन होगी मास वगैरह की वो आप पुट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, मान लो ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये आपके पास है मास m। अब बताओ जरा, रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, होगा ना।
होगा, क्योंकि आपका जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन थीटा है, सो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन अगर हो गया तो क्या होगा आपके पास, फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक की वैल्यू कैसे निकालोगे, म्यू के इनटू में एन। नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये होगा mg cos 45 डिग्री, ऊपर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg cos 45 डिग्री। अब रिलेटिव मोशन हो रहा है अगर और एक्सेलरेशन निकालना पड़े तो एफ अप्लाइड क्या है आपके पास, mg sin 45 डिग्री, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एफ के। सो आप क्या लिखेंगे, mg sin 45 डिग्री माइनस में म्यू के इंटू में एन, म्यू के एन की वैल्यू क्या है, mg cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, रेस्ट पे है या मोशन पे है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.75, अब एंगल ऑफ रिपोज नहीं दे रखा टू कंपेयर, बट आपको म्यू दे दिया 0.75। तो आपने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा कि टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। अभी मैं आपको यही बता रही थी कुछ देर पहले कि कुछ क्वेश्चंस में एक ही म्यू गिवन होता है, तो जो गिवन होता है चाहे म्यू के की जगह पुट करना पड़े चाहे म्यू एस की जगह पुट करना पड़े, वही वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं निकालू एंगल ऑफ रिपोज टेंजेंट थीटा आर इक्वल्स टू 0.75 दैट इज 75 बाय में 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 1 5, ये आएगा आपके पास यस 15, सो 5 2 0, 5 3 15, 5 4 सो ये आ रहा है 3/4 एंगल ऑफ रिपोज। अब बताइए क्या होगा जब ये एक्सप्रेशन ये बन रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, तो आपको एंगल सॉरी 37 डिग्री का ट्राइंगल याद है, 37 37 में क्या होता है आपके पास, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, तो टेंजेंट 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 होता है। सो थीटा आर की वैल्यू क्या हो गई, 37 डिग्री। अब गिवन एंगल बड़ा या छोटा है, बड़ा है, यानी कि रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो क्या फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एफ के लगेगा, नीचे लगेगा एम जी साइन 53 डिग्री, इधर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और नीचे लग रहा होगा एम जी कॉस 53 डिग्री। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इंटू में एन, यानी म्यू के जो भी वैल्यू गिवन है जो 0.75 है वही आपको पुट करनी है। देखो एक ही गिवन है तो म्यू के भी हमको यही पुट करना पड़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है एम जी कॉस 53 डिग्री। तो म्यू के की वैल्यू क्या रहेगी 0.75 ही लेनी है, जब गिवन नहीं है अलग से तो वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो नीचे फोर्स है mg साइन 53 डिग्री माइनस में 0.75 इंटू mg cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाय में मास दैट इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो तीनों पार्ट हो गए। यहां तक तो क्वेश्चन वो थे जब आप एंगल ऑफ रिपोज पहचान पा रहे थे या निकाल पा रहे थे, बट कई बार क्या होता है हमें नहीं मिलता एंगल ऑफ रिपोज, तो हमारा जो क्लासिकल मेथड है जो हमने स्टार्टिंग में भी अभी डिस्कस किया था, एफ लिमिटिंग निकालो, एफ लिमिटिंग से एफ अप्लाइड को कंपेयर करो। अगर एफ अप्लाइड ज्यादा है एफ लिमिटिंग से तो मोशन है, मोशन है तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक है। अगर आपके पास एफ लिमिटिंग कम है एफ अप्लाइड से तो आपके पास मोशन नहीं है और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्टैटिक। तो अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन। तो आपको म्यू एस दे रखा है, तो टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस होता है। सो म्यू एस की वैल्यू पुट करिए 0.4 दैट इज 4 बाय में 10, 2 2 4 2 5 अब 2/5 को देख के तो हम नहीं बता सकते कि एंगल कितना है। ठीक है, सो इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जो क्लासिकल मेथड है वो क्या है कि एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग क्या होगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 2g cos 37 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा mg cos 37, ये होता है ना इस पर्टिकुलर केस में, तो यही होगा नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसे लगेगा, इसके आप कंपोनेंट करेंगे mg के, तो mg cos 37 डिग्री नीचे आएगा mg sin 37 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके बताओ वैल्यू क्या आएगी 0.4 इंटू 2 इंटू 10 cos 37 कितना होता है
4/5. So 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 4 जा 64. So 6.4 न्यूटन आ गया. F अप्लाइड क्या होगा आपके पास? mg sin 37 डिग्री. तो m क्या आपके पास 2 10 sin 37 कितना होता है 3/5 12 न्यूटन. बताओ अब कंपेयर करके बताओ. F अप्लाइड 12 बन रहा है और F लिमिटिंग 6.4 बन रहा है. सो मोशन होगा या नहीं होगा? रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा बेटा? रिलेटिव मोशन होगा. और रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकलेगा? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू में एन. और म्यू के की वैल्यू क्या आपके पास गिवन है अलग से 0.3. नॉर्मल रिएक्शन 2 जी 10 cos 37 कितना होता है 4/5. 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 यानी 4.8 न्यूटन आ जाएगा. अब एक्सेलरेशन निकालना दो तो बहुत आसान है. नीचे लग रहा है फोर्स 12, पीछे लग रहा है फोर्स इसमें 4.8 डिवाइडेड बाय में मास यानी 2. आप इसको सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो अब इसमें सिर्फ एक पार्ट और रह गया है जो डिस्कस करना है. वो है आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगा हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अभी तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था ना. आप अब यहां पर भी सेम तरीका है. मैं आपको फटाफट बता देती हूँ फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. जैसे कि आपको पता है अगर mg के यानी 2g के आप कंपोनेंट करेंगे, एक इधर आएगा 2g cos 37 और एक आगे की तरफ आएगा 2g sin 37 और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ. तो ये 2g को हटा देते हैं हम. ओके. अब इसमें आपको F अप्लाइड कैसे मिलेगा वो नेट देखना पड़ेगा. जैसे इस ब्लॉक पे नीचे एक फोर्स लग रहा है 2g sin 37 और 4 ऊपर लग रहा है तो नेट देखिए कि किधर बन रहा है. उसके हिसाब से आप बताएंगे कि फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा. मान लीजिए नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा. अगर ऊपर की तरफ सब्ट्रैक्ट करके फोर्स ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन इस तरफ आएगा. रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना. तो यहां से अगर हम चेक करेंगे 2g sin 37 को सॉल्व कीजिए. 2 इंटू में 10 sin 37 कितना होता है 3/5. 3/5. 5 1 जा 5 2 जा तो ये आ गया 12. ठीक है. तो नीचे फोर्स जा रहा है 12, ऊपर आ रहा है 4. तो एफ नेट कितना बन रहा है 12 माइनस में 4 नीचे की तरफ ही बन रहा है. तो यानी इसका मोशन नीचे की तरफ होने की संभावना है. तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ. रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी किधर रहेगी नीचे की तरफ. तो फ्रिक्शन फोर्स पलट के यहां आएगा फ्रिक्शन. अब देखना पड़ेगा कि ये जो नेट फोर्स बन रहा है वो एफ लिमिटिंग से ज्यादा है कि नहीं है. अगेन आप एफ लिमिटिंग चेक करेंगे. एफ लिमिटिंग क्या होता है म्यू एस इंटू में एन. म्यू एस की वैल्यू 0.4. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 2g यानी 10 cos 37 कितना होता है 4/5. 4/5. 5 1 जा 5 2 जा तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 4 जा 64 यानी 6.4. सो लिमिटिंग से तो ज्यादा हो गया. जो एफ नेट है दैट इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग. सो रिलेटिव मोशन होगा, बिल्कुल होगा. रिलेटिव मोशन Yes. हो जाएगा. और रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा काइनेटिक आएगा. काइनेटिक की वैल्यू म्यू के इंटू में एन. म्यू के की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3. नॉर्मल रिएक्शन आपके पास क्या आएगा 2g यानी 10 इंटू cos 37 यानी 4/5. 5 1 जा 5 2 जा तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ये आपके पास आ रहा है 4.8. और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जो नेट फोर्स नीचे की तरफ था वो 8, ऊपर की तरफ लग रहा है 4.8 डिवाइडेड बाय में 2. ऐसे आप निकालेंगे. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए. अब इसमें आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं. ये इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई करेंगे. ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जो आज हमने डिस्कस किए हैं. थोड़ा सा टफ लगेगा आपको बट ट्राई जरूर करना है. नेक्स्ट क्लास में हम पक्का डिस्कस करेंगे. कुछ होमवर्क क्वेश्चन और भी एडेड है आप लोगों के लिए यहाँ पर. इनको प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा. ठीक है. ओके मैम. सो फ्रिक्शन फोर्स को आप एक फ्लो में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है. अब जैसे मैं क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, रेस्ट में है मोशन में है क्या हो रहा है. सो जब तक आप इसको लगातार नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आता. सो अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो रिकॉर्डेड वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है. ठीक है.
चलिए फिर सेशन हम यहीं एंड करते हैं।